दोस्तों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आई हूँ आज का मस्त वाला लेक्चर जो कि शुरू हो रहा है। हमारे सेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की शुरुआत होने वाली है इस लेक्चर से। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 14 और जो कि है पादपों में श्वसन। चैप्टर फ्लो हमने देख ही लिया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। आज जो हम करने वाले हैं एक टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम मानते हैं कि एग्जाम में आने लायक अगर हम टॉपिक की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस जो है बहुत बार आया हुआ है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए भी है। तो बात करते हैं सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस शुरू करने से पहले जो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि हम जो श्वसन पढ़ रहे हैं, कई बच्चे अभी तक इस बात में घूमे रहते हैं कि भाई श्वसन के प्रकार जो है, तो श्वसन के 2 प्रकार होते हैं जो हमने कल डिस्कस किए, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। अब ये श्वसन जो है कोशिकाओं के अंदर होता है, ठीक है। जो हम कल बात बताई थी ना मैंने आपको कि हम ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन अलग अलग क्यों है, क्योंकि ब्रीथिंग तो बाहरी एनवायरनमेंट में होती है जबकि रेस्पिरेशन कोशिका के अंदर होता है। तो जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है वो कोशिका के अंदर होती है, इसीलिए उसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप जो अभी श्वसन पढ़ने वाले हैं वो सारा कोशिकीय श्वसन है, ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को घुमा के आपको दे दे कोशिकीय श्वसन को समझाइए, तो आप मैम कोशिकीय श्वसन क्या होता है वहां लिखेंगे। कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल श्वसन के प्रकार है और ये जो है वो श्वसन कोशिकीय श्वसन के चरण या स्टेप्स कह सकते हैं हम इसको। तो कोशिकीय श्वसन यानी कि मैकेनिज्म और सेलुलर रेस्पिरेशन में 2 प्रकार के चरण हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्यों कोशिकीय श्वसन है ये बात मैं बता चुकी हूं, क्योंकि ये कोशिका के अंदर हो रहा होता है। अब बात को ध्यान से सुनना, ये सेल है, इसी में श्वसन करके हमें ऊर्जा निकालनी है, क्योंकि आपने जो खाना खाया है, जो डाइजेशन किया है प्लांट की अगर बात करें, क्योंकि प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस ने प्लांट ने जो ग्लूकोज बनाया है वो कहाँ है, वो कोशिका के अंदर है। तो ये जो रेस्पिरेशन होगा वो कोशिका के अंदर ही होगा, वहीं से टूटना है ग्लूकोज को। अब ये 2 स्टेप्स में होता है। पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ईएमपी पाथवे, क्योंकि 3 साइंटिस्ट थे उनके नाम पर, एम्बेडेंट, मेयरसन और पार्सन। कई जगह इसको पार्सन भी लिखा हुआ है, कहीं पारनास भी लिखा हुआ है, ठीक है। वो स्पेलिंग का है एक्चुअली पारनस, ऐसी स्पेलिंग है इसकी। तो पारनास, पार्सन, जिसकी जैसे मर्जी आए लिखा हुआ है, ठीक है। तो पार्सन भी मिल जाएगा आपको, पारनास भी मिल जाएगा। तो इन 3 साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, इसीलिए इसके नाम पे इसको ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। दूसरा जो चीज हमें याद रखनी है, ये दोनों होते कहाँ हैं, ठीक है। पहला वाला जो होता है वो होता है कोशिका द्रव्य में। ये बात और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। कौन? ग्लाइकोलाइसिस। जबकि क्रेब्स साइकिल, देखो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल बनता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा अभी देखेंगे हम, पाइरुविक अम्ल बनता है। फिर ये पाइरुविक अम्ल क्रेब्स साइकिल में जाता है और यहां से आपको मेनली जो है एनर्जी मिलती है, जिसकी हम बात करते हैं। वैसे तो 24 एटीपी निकलते हैं, अभी और क्रेब्स साइकिल देखेंगे तो इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे कितने एटीपीज बाहर आते हैं, ठीक है। तो मेन एटीपी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इस पूरे कोशिकीय श्वसन में हमें 38 एटीपी मिलते हैं, लेकिन मैंने आपसे कल की क्लास में ये कहा था कि ये भी पूरा सच नहीं है ना। कई बुक्स में 36 लिखा हुआ है, जैसे आपकी एनसीईआरटी। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी। कई बुक्स आपको कहेंगी 38, अभी आप गूगल सर्च करोगे आपको 38 बोलेगा, लेकिन एनसीईआरटी कहती है 36। क्यों है इसकी बात हम करेंगे। आपको ऑप्शन देख के बात करनी है, आपको ऑप्शन में 38 और 36 नहीं बोलेगा। अगर आपको जनरली पूछा जाए कितनी एटीपी निकलती है तो आप 38 लिखेंगे, ठीक है। चलो अभी क्या है, ये दोनों है, ये तो हो रहा है कोशिका द्रव्य में और ये कहाँ होगा, ये होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये बात पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू हो गया है। जैसे मैंने प्रकाश क्वेश्चन में कहा था कि हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, यहाँ इस चैप्टर के लिए मैं यही कहने वाली हूं कि हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है,
ठीक है, ये दो चीजें तो आपको पहले पता होनी चाहिए। 2 स्टेप्स में करना है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। जैसे वहां पे प्रकाश श्वसन हमने प्रकाश संश्लेषण 2 स्टेप्स में किया था, प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब यहाँ पे दोनों को मिक्स मत कर देना। कई बच्चे क्रेब्स साइकिल और केल्विन साइकिल में ही उलझे रहते हैं। वो सोचते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बाद केल्विन साइकिल आता है, ऐसा नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में, प्रकाश श्वसन और श्वसन को बिल्कुल डिफरेंटली लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, अब पहले बात कर लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में अभी जो हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सी और अनाक्सी दोनों प्रकार के श्वसन प्रक्रमों में प्रथम चरण है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम कह रहे हैं श्वसन 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। लेकिन चाहे ऑक्सी श्वसन हो चाहे अनाक्सी श्वसन हो, ग्लाइकोलाइसिस वाला स्टेप दोनों में कॉमन रहेगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चाहे एनारोबिक हो या एरोबिक हो, ये बात किस पे डिपेंड करती है? ये सेकेंड वाले स्टेप पे डिपेंड करती है, क्रेब्स साइकिल पे डिपेंड करेगी। यहां पे ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी ये लिख लो यहां पे। इस चरण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, गांठ बांध लो। इसीलिए चाहे कोई भी हो, वो एरोबिक बैक्टीरिया हो चाहे एनारोबिक हो, चाहे ऑक्सीकरण कर रहा हो, ऑक्सी श्वसन कर रहा हो, चाहे अनऑक्सी श्वसन कर रहा हो, दोनों में ये स्टेप कॉमन रहेगा। ग्लाइकोलाइसिस क्यों कॉमन रहेगा? क्योंकि इसको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। चाहे आप ऑक्सी श्वसन करो, लेकिन ये स्टेप तो आप में भी एनारोबिक प्रकार का ही होना है, प्लांट में भी एनारोबिक प्रकार का ही होना है, और जो बैक्टीरिया है उनमें भी एनारोबिक मतलब अनाक्सी श्वसन, बिना ऑक्सीजन के होगा ये स्टेप। इसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ये दोनों तरह के श्वसन में कैसा रहेगा? कॉमन पाथवे रहेगा। ये भी क्वेश्चन बनता है, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में कौन सा पथ जो है कॉमन को क्या कहते हैं भाई? अरे कॉमन को क्या कहते हैं हिंदी में? एक है, या समझ गए होंगे आप, कॉमन मतलब दोनों में एक जैसा है, ठीक है। कॉमन का एग्जैक्ट हिंदी नहीं आ रहा मुझे अभी। तो कॉमन कौन सा है? तो ग्लाइकोलाइसिस है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कहाँ हो रहा है ये बात मैं कह चुकी हूं, कोशिका द्रव्य में हो रहा है। एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी है, इस प्रक्रिया की खोज 3 जर्मन वैज्ञानिक, जिसका नाम मैं आपको बता चुकी हूं, एम्बेडन, मेयरहोफ और पार्नास, ठीक है, इन्होंने की थी। इसलिए इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, ठीक है, उनके नाम से पूछा जा सकता है ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं इसको। इसलिए इन वैज्ञानिकों के नाम पर या आधार पर इसे ईएमपी पथ भी कहते हैं, ठीक है। अब एक और चीज, क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर क्या हो रहा है? इस स्टेप में जो हमारा ग्लूकोज है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो प्रक्रिया होगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की मदद से पाइरुविक अम्ल में बदलेगा, ये ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। आपको पूछ ले ग्लाइकोलाइसिस क्या है, तो वहां पे ऐसे मत बोलना मैम ने तो बताई नहीं परिभाषा। श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य के अंदर पाइरुविक अम्ल में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब टूटना। ग्लूकोज टूट रहा है किसमें? पाइरुविक अम्ल में, याद हो जाएगा। अब ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं मैम? 6। इसमें कितने हैं? इसमें 3 कार्बन है। तो ये बात पक्की है कि कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बनेंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये एक एक इक्वेशन, एक एक चीजें जो मैं यहाँ लिख रही हूँ वो सब पूछी हुई है, मैं फिर से कह रही हूँ, ठीक है। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हो, शायद मैंने नोट्स में एक इक्वेशन लिख के भी दी है आपको।
देखो C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज है, ये टूटेगा पाइरुविक एसिड में। पाइरुविक एसिड होता है C3H4O3, ठीक है। दो अणु बनते हैं पाइरुविक अम्ल के, पाइरुविक अम्ल, ठीक है। कितने हो गए? 3, 6 और 8 और हमें हाइड्रोजन चाहिए 12, तो ये 4 हाइड्रोजन निकलेंगे यहां से। ये है एग्जैक्ट इक्वेशन। अगर आप वो वाली नहीं लिखना चाहे, जिसको ये याद नहीं हो, भाई ये कोई कंपलसरी इक्वेशन नहीं है, आपकी मर्जी है, आप चाहे इस फॉर्म में लिखे चाहे इस फॉर्म में, ठीक है। इस पे बाउंडेशन नहीं है। ये लिखवा दी मैंने, वही थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला बटरिंग मैडम को, है ना, अच्छा दिखे। तो ये कहानी है। क्या क्या चीजें इसमें आपको याद रखनी है? ईएमपी पाथवे कहते हैं, कोशिका द्रव्य में होती है, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है, ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन दोनों में ये सेम होगी, कॉमन पाथवे रहेगा, दोनों के अंदर होना है ये, ठीक है। चलो, और क्या बनना है? ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल बनना है इसके अंदर। अब इसमें भयानक टाइप के, देखो एनसीईआरटी ने तो पैराग्राफ में खत्म कर दी बात। अब आप जब बुक खोलोगे गाइड्स, तो उसमें आपको भयानक टाइप के जो है रासायनिक चीजों के नाम मिलेंगे। हम उसको इजी स्टेप्स में करेंगे। पहले पूरा स्टेप लिख दो, फिर उसकी रामायण लिखनी है। कैसे लिखनी है मैं बताऊंगी आपको, जैसे हमने याद किए। देखो, यहीं से शुरू कर दो। सबसे पहले क्या होता है, पहले आप पूरे स्टेप्स लिख लो जैसा आपके उसमें बना हुआ है। सबसे पहले ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज, नाम याद हो जाने चाहिए सारे। ग्लूकोज हमें तो रटे हुए हैं। ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हमें तो क्या है, अभी आप मैं ओरली सारे नाम बोल दूंगी। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से आपका बनेगा 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनोल, और एंड में आएगा आपका पाइरुविक। ये ऐसे ट्रेन चल जानी चाहिए, ये ट्रेन चली रहेगी तभी कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है। चलो, क्या हुआ? ग्लूकोज से सबसे पहले क्या करना है आपको? ग्लूकोज में एक कार्बन एक फॉस्फेट जोड़ दो। तो एक फॉस्फेट जोड़ा, कहां पे जोड़ा हमने, कैसे याद करोगे इसको? भाई ग्लूकोज में एक फॉस्फेट जोड़ा, 6 नंबर पे जोड़ा, इसलिए हमने लिख दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। आपको याद करने के हिसाब से बता रही हूं। अब ये ग्लूकोज आपको पता ही कितना इतरवना है, पता ही है ना आपको, वहां पे बताया था मैंने प्रकाश संश्लेषण वाले में। ये ऐसे इधर उधर जाता नहीं है। अभी क्या है, ये ज्यादा ही भाव खाता है, तो इसको क्या करते हैं, वो दबा के बकरा बना के इसको फिर आगे की तरफ ले जाते हैं। अब इसको उलझाएंगे हम बातों में। उलझाना कैसे इसको? इसको कहते हैं चल तेरे को मेकअप कर देते हैं। अब मेकअप करके हमने क्या किया, इसका रूप रंग बदल देते हैं। अब आपको पता है इसका रूप रंग हम किससे बदल सकते हैं? जेवड़ू याद है आपको? आपको कहा था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के सेम फॉर्मूले होते हैं, बस संरचना अलग होती है। मतलब इसी कहानी में फ्रक्टोज बन जाएगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, समावयवी होते हैं। ये बात आपको याद आ गई, तो बस इसको किस में बदल दो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल दो। अभी मैं यहाँ सारे नाम लिख दूंगी, चिंता मत करो, आपको बता के लिखूंगी ताकि आपको याद रहे। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल दिया। अब फ्रक्टोज कहता है यार मैं इतनी मेहनत करके ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाऊं और मेरे को कुछ भी नहीं मिला, तो ये कहते हैं चल तू भी एक एटीपी ले ले। तू भी क्या याद करेगा, खर्चा पानी दे देते हैं इसको खर्चा पानी दिया, इसको भी देंगे। अब इसको खर्चा पानी देंगे तो इसके पास पहले से एक फॉस्फेट है, तो दूसरा फॉस्फेट कहाँ जाएगा? तो दूसरा फॉस्फेट इसका जाता है पहले नंबर पे, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। अच्छा, यहां पे मैं एक बात फिर से कह देती हूं, कई बुक्स में बिस फॉस्फेट भी लिखा हुआ है, डाई फॉस्फेट भी लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप लिखे या नहीं लिखे। आपने यहाँ लिख दिया 1,6 पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, मतलब 2 है इसमें फॉस्फेट, तो बिस लिखो, बाई लिखो या नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसके भी क्या हो गए, इसके पास 2-2 फॉस्फेट आ गए, ज्यादा इतरा गया। जब 2-2 फॉस्फेट आ जाते तो बंदा जो है वो बहुत इतरा जाता है। अब क्या है भाई, जब बहुत इतराया है ये, तो इतराया है तो अभी इसका काम करना पड़ेगा।
इसको कहते हैं ज्यादा इतरा लिया तू, तेरे को बताती हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे 6 कार्बन चल रहे हैं, ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है और इसमें भी 6 कार्बन है, क्योंकि इन दोनों का फॉर्मूला तो एक ही होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो 6 कार्बन की बात चल रही है, अभी कार्बन देखते जाओ इधर। अब हमने क्या किया, इसको बचड़े दिए, बहुत मारा इसको, बहुत मारा तो इसका आधा आधा होके हड्डियां टूट गई। अब हड्डियां टूटी कैसे, ये सुनो, हड्डियां टूटी इसकी 2 भागों में, ठीक है। पहले ने तो बनाया 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, दो भागों में बटके कर दिए हमने। एक 3 कार्बन का ये बनाया, कितने कार्बन का है ये, 3 कार्बन का, और 3 कार्बन का एक और चीज बनाई इसने, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दो टुकड़े कर दिए इसके, ज्यादा ही जोश में आ रहा था तो हमने कहा ले खाओ जूते। अब ये क्या है, इसी से 2 टुकड़े बने हैं। ये क्या होता है, इसका नाम देंगे हम विदलन। विदलन समझते हो, क्लीवेज, टूट रहा है इसलिए। अभी क्या है, 2 टुकड़े तो कर दिए, लेकिन आपको पता है 2 टुकड़े होते हैं तो भाई वो एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, तो कब तक जुदा रहेंगे। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से ज्यादा देर जुदा नहीं रह पाते, इनके बीच में समावयवता होती है, मतलब ये एक दूसरे में बदल सकते हैं, है ना, जुड़वा है ये दोनों, एक ही चीज से बने हैं, तो ये आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं। कभी ये इधर भी आ जाता है, कभी ये इधर भी चला जाता है। तो कुल मिला के हम ये कहते हैं कि ये वाले को हमें काम है तो ये वाला हमेशा इस फॉर्म में आता रहता है। तो ये एक अणु है, ये एक अणु है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके 2 अणु हैं, है ना, क्योंकि ये वाला भी बार बार इधर बदलता रहता है ना, ये वाला बदल के ये बन जाता है। इसको क्या कहते हैं, PgAl, शॉर्ट फॉर्म लिखी है भाई। ये इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपने प्रकाश संश्लेषण में पढ़ी है। ये पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण में, बिल्कुल पढ़ा था, ये वही है PgAl, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बदलते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, क्योंकि पहले तो एक एक मॉलिक्यूल था, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, एक एक एक, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये 2 बनते हैं, लेकिन ये वाला इधर आ जाता है, बदल के इधर चला जाता है। जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज आपस में बदलते रहते हैं, वैसे ये वाला बदल के ये बन जाता है, ठीक है। चलो अब क्या होता है, सुनो नेक्स्ट कहानी। ये पूरा एक पे नहीं आ पाएगा, ये मेरी बदनसीबी है, ठीक है। चलो अब 1,3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड वहां बनाया, मैं वापस नहीं लिखूंगी वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1,3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड क्या करेगा, नीचे आएगा और इसमें एक और फॉस्फेट जुड़ जाएगा। ये क्या है, ये फॉस्फेट है, ये आपको लिखना है बच्चों, ये फॉस्फेट है। ये फॉस्फेट जुड़ते ही ये किस में बदल जाता है, 1,3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब देखो इसको याद कैसे करें, देखो यहाँ पे अंतर है, वो ग्लिसरेल्डिहाइड है और ये ग्लिसरिक है। पहले उसके पास एक फॉस्फेट था, है ना, अब इसको और फॉस्फेट मिल गया तो ये इतरा गया। इतराया तो हमें कुछ चेंज तो करना पड़ेगा ना इसमें, तो हमने ग्लिसरेल्डिहाइड से ग्लिसरिक अम्ल बना दिया उसको। ये चेंज है, कहीं ग्लिसरेल्डिहाइड मत लिख देना। कई बुक्स में इसके बीच का भी एक पॉइंट दे रखा है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रही। उसमें पहले फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बनाया है, फिर वापस ग्लिसरिक एसिड बनाया है ना। एक स्टेप और बीच में हो सकता है आपको किसी बुक में मिले, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है और अधिकतर बुक्स नहीं देती है, ठीक है। तो 1,3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बनता है हमारे पास, एक फॉस्फेट जुड़ गया इसमें और, ठीक है। अब ये एक फॉस्फेट, अब ये देखो 2-2 मॉलिक्यूल चल रहे हैं, 2 अणु है ये, पहले से ही बता चुकी हूं मैं, 2 है, वहां पे पहले एक एक थे, अब 2-2 अणु है, क्योंकि वो इंटरचेंज हो गए ना, 2 अणु है। अब क्या करता है ये 1,3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के पास कुछ ज्यादा ही फॉस्फेट हो जाती है, अब इससे संभलती नहीं है ना, ज्यादा हो जाता है तो संभलता नहीं है, तो इससे संभलता नहीं है। ये क्या करता है, यार बहुत भारी पड़ रही है फॉस्फेट, मैं इसको नहीं संभाल पाऊंगा, ये कहता है निकालो इसको बाहर। तो अब ये निकल के क्या बनाता है, एक फॉस्फेट बाहर निकाल देगा।
क्या बना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सिर्फ एक फॉस्फेट बाहर निकालना है, 1 वाले को बाहर निकाल दो, बाकी सेम रखना है। अब देखो फॉस्फेट निकली है तो किस फॉर्म में निकलेगी, फॉस्फेट निकली है तो किस फॉर्म में निकलेगी। देखो वहां पे फॉस्फेट, जब फॉस्फेट निकलती है तो जैसे ही फॉस्फेट निकलती है तो आपको पता है एक मंगता बैठा रहता है बाहर, आपको बताया था ना फोटोसिंथेसिस में, एक मंगता आदमी इधर बैठा रहता है एडीपी। ये एडीपी क्या करता है, जैसे ही फॉस्फेट बाहर निकली इसको लेके एटीपी बना लेता है। पहले डाइफॉस्फेट थी, एक फॉस्फेट यहां से जो निकली है उसने ले ली और क्या बना लिया, एटीपी बना लिया। उधर आओ आगे थोड़ा सा एक बार, यहां पे देखो ये ग्लूकोज था, इस पे फॉस्फेट जुड़ी थी, निकली नहीं थी, क्या हुई थी, जुड़ी थी 6 नंबर पे। तो यहां पे क्या होता है, एटीपी से एडीपी बनता है। मेरी बात समझ रहे हो, एटीपी जो बना हुआ है ना हमारे पास पहले से बना हुआ है, प्रकाश संश्लेषण में जो एटीपी बनाए थे, उस एटीपी में से एक एटीपी इसको फॉस्फेट दे देता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज को एक फॉस्फेट जोड़नी है, लाएंगे कहाँ से फॉस्फेट, एटीपी से ही लेंगे, फॉस्फेट का खजाना ही हमारे पास एटीपी है। तो एक एटीपी से हम एडीपी ले लेते हैं और फॉस्फेट बना लेते हैं। फिर यहाँ पे एक और फॉस्फेट जोड़ी आपने, पहले 6 थी अब 1,6 हो गई, यहाँ पे एक और फॉस्फेट जोड़ी, तो यहाँ पे भी एक एटीपी काम में आएगा। जहां पे फॉस्फेट जुड़ती है या निकलती है वहां पे आपको एटीपी मिलेगा, जहां निकलेगी वहां एटीपी मिलेगा, जहां जुड़ेगी वहां पे एटीपी निकल के एडीपी बन जाएगा। ठीक है, एक फॉस्फेट निकल जाएगी इसकी। अब यहां से निकलना शुरू हुई है, अब क्या करेगा ये 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, फिर इसको क्या कर लेगा, इसका एक समावयवी है हमारे पास, जैसे ग्लूकोज का फ्रक्टोज समावयवी है, ऐसा इसके पास भी एक समावयवी है, वो है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब देखो इसका जो साथी था, 2 फॉस्फेट थे, ये एक पहले नंबर पे एक तीसरे नंबर पे, इसको लगा मेरा पहला वाला तो मुझे छोड़ के चला गया, बहुत रोया है, रोया तो इसको बोला कि मैं अपनी जगह बदल दूंगा, है ना। पिक्चर देखी है आपने, जब लड़के को लड़की छोड़ के चली जाती है तो वो शहर छोड़ देता है कि ये शहर मुझे उसकी यादें दिलाता है, हाय। तो ऐसा ही इसके साथ होता है, ये क्या करता है, ये जो है ये जैसे इसको छोड़ के चली जाती है तो ये अपना शहर बदल लेता है। शहर कैसे बदलेगा भाई, तीसरे से दूसरे पे आ जाता है, समझ गए, याद हो जाएगा, गुड। अब क्या हुआ, अब मैं लाइनें थोड़ी छोटी करती आ रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ लिखना है, जगह की कमी है। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वो बदल जाता है, और बदलता है भाई, दिल टूटा है, बदलेगा तो सही, 2-फॉस्फोइनोल में बदलता है। अब ये इनॉल में जब बदलता है ना तो अपने से भाई रोया है, ये रोते हैं तो क्या होता है, आंसू निकलते हैं। आंसुओं को कैसे बोल सकते हो आप, H2O बोल सकते हो, पानी। हालांकि पानी के अंदर NaCl भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ NaCl नहीं है, हमारे यहाँ ये आंसू जो है वो क्या है, H2O है। तो यहाँ पे H2O निकल रहा है, ठीक है। अब आगे सुनो, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पूरा नाम है इसका, पाइरुविक अम्ल भी लिख सकते हो, पाइरुवेट भी लिख सकते हो। अब ये 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट आखिरकार टूट टूट के किस में बदल जाता है, पाइरुविक एसिड में, पाइरुविक अम्ल में। लेकिन ये मॉलिक्यूल कितने चले आ रहे हैं, 2, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है। ये सब 3 कार्बन वाले हैं, ये भी 3 कार्बन का है। पहले ही बात कर चुके हैं, पाइरुविक अम्ल 3 कार्बन का होता है, 2 अणु बनते हैं। ये अणु है भाई, कितने अणु है इसके, 2। कहां से 2 हो गए ये, जब से इसका विभाजन हुआ, जब से वो टूटा, फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट। तो टुकड़े टुकड़े करते करते हम इसको पाइरुविक अम्ल पे आ गए। अब जब ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पाइरुविक अम्ल में बदलता है तो फिर कुछ इसका नुकसान हो जाता है, और फिर से ये यहाँ पे हमें देगा एटीपी। क्या देगा, एटीपी। एडीपी मंगता बैठा हुआ है बाहर, जैसे ही फॉस्फेट निकली ग्रहण कर ली और क्या बना लिया, एटीपी। अब कैलकुलेशन देखो, ये 2 अणु है,
एक अणु के निकलने से एक एटीपी बनता है, एक अणु से एक एटीपी बनता है, तो कितने एटीपी बन रहे हैं? ये भी 2 एटीपी बन रहे होंगे, 2 अणु है ना, तो यहाँ पे भी 2 एटीपी बन रहे होंगे। ये बात समझ में आई? ऊपर चलो, 2 अणु बनना कहाँ से शुरू हुए? यहाँ से। इससे पहले तो एक एक ही था, इससे पहले तो एक एक ही थे ये। यहाँ जब इसका विभाजन हुआ, 2 टुकड़े बने, उसके बाद 3-3 कार्बन के 2 बने ना, तो यहाँ से 2 अणु शुरू हुए। उसके पहले तो एक ही था, तो यहाँ पे जो एटीपी यूज हुए हैं वो कितने हुए? यहाँ पे एटीपी यूज हुआ है ना, फॉस्फेट ऐड किए हमने, फॉस्फेट ऐड किए दोनों जगह, तो एटीपी यूज किया है। यहाँ पे एक एक एटीपी ही लगा है, एक एक, क्योंकि एक ही अणु था। अब नामकरण देख लो, ठीक है। सबसे पहले देखो, जहां पे भी एटीपी जुड़ता है या निकलता है, वहां पे आपको वर्ड जोड़ना है काइनेज। काइनेज, काइनेज वहां पे यूज करते हैं जहां पे या तो एटीपी निकलता है या एटीपी जुड़ता है। इवन दो कि आपके जो एनसीईआरटी है उसमें एंजाइम्स के नाम नहीं दे रखे, लेकिन मैं आपको लिखवा रही हूँ, किसी को ज्यादा भयंकर वाला पढ़ाई करनी हो तो वो एंजाइम के नाम लिख सकता है। 1-2 इंपॉर्टेंट है वो आप लिख लो, बाकी सारे एंजाइम्स के नाम आपको नहीं लिखने। यहाँ पे सब जगह एंजाइम्स काम में आते हैं, ठीक है। और इन सबका नाम भी बताऊंगी मैं, इनको कैसे लिखना है। देखो, अब ग्लाइकोलाइसिस को लिखोगे कैसे? तो पहला स्टेप जो होता है वो यहां से शुरू होता है। फर्स्ट स्टेप को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं प्रथम फास्फोरीकरण। देखो, फॉस्फो इसमें फॉस्फेट जुड़ रहा है, इसमें क्या जुड़ रहा है? फॉस्फेट। तो फॉस्फेट जुड़ने को क्या कहते हैं? फॉस्फोरिलीकरण। अब ये पहली बार फॉस्फेट जुड़ रहा है तो इसको हम कह देंगे प्रथम फॉस्फोरिलीकरण। अब इसमें लिखोगे कैसे, है ना? ये हेडिंग लग जाएगी। पहला स्टेप क्या है? प्रथम फॉस्फोरीकरण। और जो लोग ये हेडिंग नहीं लिखना चाहते हैं वो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। कैसे? और जो हेडिंग लिखेंगे वो भी इसके अंदर सेम चीज लिखेंगे। सर्वप्रथम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है, जिसके लिए एक एटीपी का उपयोग होता है। कहानी खत्म, पहला स्टेप खत्म। पहला स्टेप क्या था? प्रथम फॉस्फोरीकरण, क्योंकि पहली बार फॉस्फेट जुड़ रहा है। अब इसमें एक एंजाइम काम में आता है, क्योंकि ये ग्लूको है तो इसको कहते हैं ग्लूकोकाइनेज। अच्छा, इसको हेक्सोकाइनेज भी कहते हैं। हेक्सोकाइनेज आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज कैसी शर्करा है? 6 कार्बन की शर्करा है, इसीलिए इसको हेक्सोकाइनेज कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? हेक्सोकाइनेज। ये ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो गया है बच्चों, इतना ही है ये, बस अब इसको लिखना है। दूसरा स्टेप क्या है? ये एंजाइम के नाम आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं एनसीईआरटी में, पर आप याद कर ले, ज्यादा टफ नहीं है, इन्हीं के नाम पे पड़े हुए नाम है। दूसरे में देखो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे में हुआ क्या? ग्लूकोज अपने समावयवी में बदला है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों समावयवी है, आइसोमर्स है, J अणु वाला। अब इसको क्या कह देंगे? सेकेंड स्टेप को समावयवीकरण। अब समावयवीकरण में जब भी किसी का आइसोमराइजेशन होता है तो नाम उसी के नाम पे पड़ जाता है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम में आता है? हेक्सो या हेक्सा आइसोमरेज। आइसोमरेज, देखो आइसो का मतलब होता है सेम, ये दोनों एक दूसरे के फॉर्मूले में सेम होते हैं, तो आइसोमरेज हम इसको कह रहे हैं, जामर ऐसे, तो याद कर सकते हो आइसोमरेज। जाओ, दोनों एक दूसरे में बदल जाओ, ठीक है। तो ये समावयवीकरण हो गया सेकंड स्टेप। क्या लिखोगे इसमें? इसमें ये लिखोगे, अगर हेडिंग नहीं डालना चाहते हो तो डायरेक्टली सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने समावयवी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। और अगर एंजाइम का नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है, कि यह अभिक्रिया हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। कैसे लिखना है मैं बता रही हूं आपको, ठीक है। खाली ये बनाने से कुछ नहीं होगा, एक एक लाइन तो आपको लिखनी पड़ेगी। तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरे स्टेप में फिर एटीपी जुड़ रहा है ना, निकल नहीं रहा, जुड़ रहा है। ये एरो का ध्यान रखे भाई, एक एटीपी जुड़ रहा है और इसमें 6 पे पहले फॉस्फेट था, अब 2 पे फॉस्फेट आ जाएगा। तो जब एटीपी जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉस्फोरिलीकरण। अब यहाँ पे सेकेंड टाइम एटीपी जुड़ रहा है तो उसको क्या कह देंगे? द्वितीयक फॉस्फोरिलीकरण।
बुक खोल के देखोगे तो भयानक सी चीजें सामने आएगी। इसी तरह पढ़ो इसको और इसी तरह लिखो। हेडिंग डल गई द्वितीयक फॉस्फोरीकरण, क्योंकि दूसरी बार एटीपी जुड़ रहा है। क्या लिखा है, लिखोगे क्या अंदर, जो यहाँ लिखा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक एटीपी जुड़ने से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट का निर्माण होता है। अब एंजाइम की बारी, अगर लिखना चाहते हो, जो एंजाइम नहीं लिखना चाहते हैं उनके लिए यही लाइन बहुत है। अब मैंने कहा जहां एटीपी जुड़ेगा, जहां एटीपी निकलेगा, काइनेज लगाना है आपको। अब ये हेक्सोकाइनेज था, लेकिन अब फ्रक्टोज में जुड़ रहा है तो हम इसको क्या कह देंगे, फ्रक्टोकाइनेज भी कहते हैं इसको, फ्रक्टोकाइनेज। और हो सकता है आपको किसी बुक में ये भी मिले ग्लूकोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। फ्रक्टोकाइनेज की जगह आपको ग्लूकोफ्रक्टोकाइनेज भी लिखा हुआ मिल सकता है। एंजाइम खत्म। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कहा था इससे दोनों फॉस्फेट संभल नहीं रहे, तो ये क्या हो जाएगा, थक हार के टुकड़े कर लेगा अपने। टुकड़े करने को साइंस की लैंग्वेज में एक वर्ड होता है विदलन। तो चौथा पॉइंट है आपका विदलन। विदलन कहते हैं क्लीवेज को, है ना, जाइगोट में भी होता है ना विदलन, ये विदलन है। क्या लिखोगे इसमें, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट 3 कार्बन के 2 अणु, अभी 3 कार्बन भी नहीं लिखना है तो उसको भी छोड़ो, 2 अणुओं 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में टूट जाता है। लेकिन आपको इसके साथ एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड और डाईफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड दोनों आपस में समावयवी होते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे में, इसीलिए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तुरंत 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में बदल जाता है। मैंने कहा था आपसे ये जुदा नहीं रह पाते, तो ये इसमें बदल जाता है तुरंत। जो मैं बोलती रह रही हूँ लाइन बाय लाइन ऐसे ही लिखना है। क्या लिखना है, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में टूट जाता है, किंतु डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट समावयवता के कारण तुरंत 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में बदल जाता है, जिससे हमें 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। यहाँ पे 2 अणु बन गए हैं, अब पहले एक ही चल रहा था। स्टेप खत्म। एंजाइम बताना चाहते हैं आप, यहाँ पे जो एंजाइम लगता है वो लगता है एल्डोलेज। कौन सा एंजाइम लगता है, इसको थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों से ही नहीं मिल रहा। एल्डोलेज, मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है जैसे डोलता है ना भाई, इसके पास 2 फॉस्फेट है तो ये बहुत डोल रहा था, इससे बैलेंस नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको नाम दे दिया एल्डोलेज। डोल रहा है ये, और लेज तो एंजाइम के आगे लगता ही है, तो एल्डोलेज नाम ऐसे याद कर रखा है मैंने, आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, 1,3 जो हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड है उसमें एक और फॉस्फेट जुड़ना है, लेकिन ये फॉस्फेट एटीपी से नहीं जुड़ रहा, ये फॉस्फेट एटीपी से नहीं जुड़ रहा, इसके लिए फॉस्फेट खुद चलकर आया है। क्या लेकर, H3PO4 लेकर। तो थर्ड स्टेप, 5th स्टेप है शायद, 4th वहां था, हाँ 5th वाले में क्या हो रहा है, 5th वाले को हम कहते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनीकरण। और फॉस्फोरिलेशन भी कह सकते हैं भाई, इसमें भी फॉस्फेट ही जुड़ रहा है, लेकिन दोनों आपको नाम लेने पड़ेंगे, डीहाइड्रोजीनीकरण और फॉस्फोरीकरण, दोनों नाम आ जाएंगे, कई बुक्स में दोनों लिखे हुए हैं। अब एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, इसमें एंजाइम थोड़ा सा टिपिकल है, इससे मिलाना है आपको। फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप एंजाइम अपने स्कूल के लेवल पर देख लीजिए, आपके एनसीईआरटी में एंजाइम नहीं दे रखे, मैं लिखवा रही हूँ, नीट में भी नहीं पूछे, ज्यादातर कुछ फिक्स एंजाइम्स पूछे हुए हैं, जैसे एल्डोलेज पूछा हुआ है, हेक्सोकाइनेज पूछा हुआ है, वो तो आप बता दोगे। मैंने कहा एटीपी निकल रहा है, जुड़ रहा है, वहां काइनेज लगाना है आपको, ठीक है। बाकी किसी एंजाइम के बारे में ऐसा सच नहीं पूछा हुआ, लेकिन मेरी ड्यूटी है तो मैं आपको बता देती हूँ। फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है भाई, नाम से ही एंजाइम बना हुआ है, और ये तो ऊपर से आया है, जिसको हम तोड़ रहे हैं, जिससे हम बना रहे हैं, उसके साथ एंजाइम का नाम जोड़ दिया,
ठीक है, ये खत्म हो गया। अब देखो फिर कहानी एक और आई। अब यहाँ पे एटीपी आ गया है। मैंने कहा एटीपी आएगा तो एक एंजाइम लगाना है काइनेज, लेकिन यहाँ पे एटीपी बन नहीं रहा, एटीपी उत्पन्न हो रहा है। भाई एटीपी निकल रहा है, काम में नहीं आ रहा, उसमें काम में आ रहा था। तो हमने प्रथम फॉस्फोरीकरण द्वितीय फॉस्फोरीकरण नाम दे दिया। अब इसको प्रथम द्वितीय नहीं, इसको क्या कहेंगे, प्रथम एटीपी उत्पादन। अब तो लेने की बारी आई है, बहुत दे दिया, अब जितने एटीपी दिए थे उससे डबल लेने हैं, ठीक है, वसूल कर रहे हैं। तो प्रथम एटीपी उत्पादन, ये हो गया स्टेप का नाम। क्या किया आपने स्टेप के अंदर, वो लिख दो। 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है। 2 अणु है, ये तो आपको पता ही है, जिससे एक एटीपी का निर्माण होता है। कहानी खत्म। एंजाइम की बात कर लो तो एंजाइम क्या हो गया, फॉस्फोकाइनेज या फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। काइनेज लगा दो बस, आप तो काइनेज भी लिख दोगे ना अकेला, या खाली काइनेज भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। वैसे फॉस्फोकाइनेज है, देखो एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इसका नाम है फॉस्फोकाइनेज, ठीक है, छोटा नाम अच्छा नाम फॉस्फो। ये फॉस्फो यहां से आ गया और काइनेज, ये एंजाइम लगा। एटीपी कितने उत्पन्न हुए, 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो एटीपी निकल रहे हैं ना कुछ नहीं। क्या हो रहा है, बस समावयवीकरण हो रहा है। फिर से देखो, मैंने कहा था ये शहर छोड़ देता है, इसका दिल टूट जाता है, तो अब ये शहर छोड़ के यहाँ आया है, ये दोनों आपस में समावयवी है। सिर्फ जगह की तो डिफरेंस है, सिर्फ जगह का डिफरेंस है, सूत्र तो दोनों का एक ही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समावयवीकरण। पहले भी लिखा था फ्रक्टोज उसमें, समावयवीकरण। क्या किया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है, खत्म। 8वां स्टेप, 8वां स्टेप क्या है, पानी निकल रहा है। देखो इसमें रो रहा था ये, इसका दिल टूट गया तो रोया, तो पानी निकला, आंसू निकले तो आंसू निकाल दिए हमने। जहां पानी निकलता है उसको कहते हैं इनोल, इनोलेज। एंजाइम कौन सा लगेगा, इनोलेज लग जाएगा, ठीक है। क्या लिखना है इसमें, देखो पानी निकल रहा है ना, तो इसको हम कह देंगे विजलीकरण, क्योंकि जल बाहर निकल रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में बदल जाता है, खत्म स्टेप। आ जाओ 9th स्टेप पे। 9th स्टेप पे फिर देखो एटीपी निकल रहा है, बस एटीपी निकलते ही तो आपको क्या लिखना है, पहला एटीपी यहां बन गया है, दूसरे एटीपी का उत्पादन या द्वितीयक एटीपी उत्पादन, 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। एंजाइम कौन सा लगेगा, जहां एटीपी आया काइनेज लगाना है तो लगा दो, लेकिन काइनेज अब यहाँ पे इसके नाम के साथ, वहां पे देखो उसके नाम के साथ फॉस्फोकाइनेज था, तो यहाँ पे पाइरुवेट है, तो क्या हो जाएगा, पाइरुवेट या पाइरुविक अम्ल काइनेज। बस, क्योंकि हम बार बार हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज में लिख दिया, यहाँ पे फॉस्फोकाइनेज लिख दिया, यहाँ पे इसके नाम के साथ पाइरुविक काइनेज लिख दिया। क्या लिखेंगे स्टेप के अंदर, 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट 3 कार्बन युक्त पाइरुविक अम्ल में बदलता है, जिससे एक एटीपी का अणु बनता है। लेकिन हमें यह पता है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए 2 एटीपी बनेंगे। अब फाइनल स्टेप में क्या लिखना है आपको, फाइनल लाइन। भाई एक बार और रिवीजन कर दूं, देखो याद कर लो इसको अभी। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बदलता है, ग्लूकोज को एक फॉस्फेट दे देते हैं हम, ज्यादा इतराता है ये, इसलिए इसको कहते हैं चल तेरे को एनर्जी देते हैं, 6-फॉस्फेट देते हैं, प्रथम फॉस्फोरीकरण होता है और एटीपी काम में आ जाता है यहाँ पे। दूसरे में ग्लूकोज ज्यादा इतराने लग जाता है, वो कहता है मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगा, तो इसको हम किस में मेकअप करके फ्रक्टोज में बदल देते हैं। क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों समावयवी है, इसलिए इसको समावयवीकरण कह देते हैं। और एंजाइम काम में आ जाता है हेक्सो आइसोमरेज, आइसोमराइज है ये दोनों, इसलिए। फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट कहता है जब उसको फॉस्फेट दिया तो मुझे भी दो, तो कहते हैं तू भी ले ले,
एक एटीपी इसको दे देते हैं कि ले तू भी अपना पेट भर ले, तो ये बदल जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, उसमें एक और फॉस्फेट जुड़ जाता है तो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बन जाता है। तीनों 6 कार्बन के हैं, ठीक है। अब क्या होता है, फ्रक्टोज ज्यादा फॉस्फेट पी लेता है तो इससे संभलता नहीं है। अब इससे संभलता नहीं है तो क्या होगा भाई, टूटेगा, टूट के बिखर जाता है। टूट के बिखरता है उसको विदलीकरण या विदलन कहते हैं। विदलन में ये 2 चीजें बनाएगा, एक तो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो कि हमने फोटोसिंथेसिस में भी बनाया था, और दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी फोटोसिंथेसिस में बनता है, हम पढ़ते नहीं है। मैंने आपको कहा था वहाँ पे 16-17 कंपाउंड बनते हैं लेकिन सारे हम लिखते नहीं है, ये भी बनता है, वहाँ पे भी ये दोनों ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये और ये दोनों क्योंकि एक ही चीज से बने हुए थे तो ये एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते, तो ये तुरंत डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदल जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास 2 अणु बन जाते हैं। इसके 2 हो गए ना, 3-3 कार्बन के 2। अब डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो होता है, क्योंकि ये बेचारा सदमे में है ना, इसका तो भाई बिछड़ गया था इससे, हालांकि मिल गया लेकिन बिछड़ गया था। ये कहता है मैं बहुत रो रो के एनर्जी बर्बाद कर दी है मैंने, तो मुझे एनर्जी दो। अब इसके लिए एटीपी नहीं आता, एटीपी कहता है मेरे पास जितनी एटीपी थी दे चुका हूँ। कितनी एटीपी यूज की है हमने वहां पे, यहाँ लिख दूं मैं, एक एटीपी ये है, एक एटीपी ये, 2 एटीपी। एटीपी का भी कैलकुलेशन करते चलो, एटीपी यूज की है, ठीक है, 2 एटीपी यूज की है यहाँ तक। इसको कहते हैं कि चल एटीपी नहीं आ रहा, हम एटीपी बना लेंगे अपनी, तो फॉस्फेट लेके आ, तो ये फॉस्फेट लेके आते हैं। जैसे ही फॉस्फेट इससे जुड़ता है तो उसको हम कह देते हैं डीहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। और इस पे क्या बन जाता है भाई, 3 फॉस्फो था, 3 फॉस्फो पे एक और फॉस्फेट जुड़ गया, और कहाँ जुड़ेगा, पहले नंबर पे, तो 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बदल जाता है। इस पे ध्यान देना, ये ग्लिसरैल्डिहाइड नहीं है, ये ग्लिसरैल्डिहाइड है, ये ग्लिसरिक है। भाई कोई तो परिवर्तन आएगा, 2 एटीपी आ गए हैं, इसके पास फॉस्फेट आ गए हैं, कुछ तो इतराना पड़ेगा इसको, कोई तो परिवर्तन करना पड़ेगा इसको। अब यहाँ पे स्टेप का नाम क्या दे देंगे हम इसको, ये क्या करेगा, इससे संभल नहीं रही है, पहले तो ये टूटा हुआ दिल लेके घूम रहा था, अब इसको एक और एटीपी थमा दी, तो फॉस्फेट थमा दिया तो इससे संभला नहीं, तो इसने कहा कि नहीं मैं ज्यादा एटीपी नहीं रख सकता, मैं पहले से ही दुखी हूँ, तो मेरा एक एटीपी निकाल लो, फॉस्फेट निकाल लो। तो फॉस्फेट निकलेगा तो हमारा मंगता बैठा हुआ ये बाहर एडीपी, वो क्या कर लेगा, जैसे ही फॉस्फेट बाहर आई इसने ले ली और क्या बना लिया, एटीपी, क्योंकि वहां पे एडीपी बना के बैठे हुए हैं ना हम पहले से, और भी रहती है कोशिका द्रव्य में। यहाँ पे एटीपी बन गई, इसलिए हमने इस स्टेप को कह दिया प्रथम एटीपी उत्पादन। अब जो खर्चा किया था उसको कमाने की बारी आई है। कितने एटीपी निकले, एक मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बनने में एक एटीपी बनता है, लेकिन हमने पहले ही कह दिया यहाँ पे 2 अणु है, 2 मॉलिक्यूल है, तो कितने एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी बनेंगे। ये बात ध्यान में। अब जब इसका एक फॉस्फेट, पहले तो इसने जोश जोश में कह दिया मेरा फॉस्फेट निकाल दो, अब जैसे ही फॉस्फेट निकला तो इसका फिर दिल टूट गया, पहले भाई के बिछड़ने से दिल टूट गया था, अब गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली गई। अभी ये क्या करेगा, वही जो टूटा हुआ दिल लेके लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उस शहर को छोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि उनको लगता है इस शहर को छोड़ दो, यहाँ पे पुरानी यादें हैं, तो ये क्या करता है, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो बना है ये कहता है मैं दूसरे नंबर वाले शहर पे जाऊंगा, तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 2-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदल जाता है, सेम ग्लिसरिक एसिड में। ये दोनों तो सेम ही है पीछे वाले, सिर्फ जगह बदली है। अब जगह बदली है तो ये दोनों सेम ही है, इसलिए इसे हम क्या दे देंगे, समावयवीकरण, क्योंकि आइसोमर्स हैं ये दोनों। और एंजाइम्स कौन से आ जाएगा इसमें, आइसोमरेज, फॉस्फो आइसोमरेज लिख दो, आइसो है और हमने इनको बोला कि जाओ मरो, आइसोमरेज, ठीक है। अब क्या हुआ, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ने जगह तो बदल दी, लेकिन अभी भी इसका रोना चालू है, रोना चालू है मतलब आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं मतलब जल निकलेगा, तो जल निकाल लो यहाँ से, इनोल लगा दो और लिख दो विजलीकरण। 2-फॉस्फो किस में बदल गया, रो रो के पतला हो गया बेचारा, है ना, आंसुओं की धारा में, और इसका क्या बन गया, 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बन गया। और फिर 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ने आखिरकार दम तोड़ के क्या बना दिया, पाइरुविक अम्ल, 3 कार्बन वाला। यहाँ पे भी क्योंकि 2 अणु है इसीलिए फॉस्फेट निकली है, तो फॉस्फेट निकली तो दूसरा एटीपी उत्पादन हुआ, 2 एटीपी बन रहे हैं। अब यहाँ पे कितने एटीपी बने, 2 ये और 2 ये, टोटल कितने, 4 एटीपी कमा लिए। 2 खर्च करके 4 कमाए हैं,
मतलब अगर हम नेट उत्पादन पूछे, क्वेश्चन बता रही हूं आपको क्या पूछा जाता है, 2 एटीपी आपने खर्च किए हैं, 4 आपने बनाए हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे आपको लाभ कितना हुआ है, इसमें कितना फायदा हुआ है, तो आप कहेंगे 2 का ही हुआ है ना भाई, 4 है उसमें से 2 तो आप खर्च कर चुके हैं पहले ही, है ना, खर्चा किया आपने। तो नेट टोटल कितने एटीपी आए, तो अगर आपसे टोटल पूछेंगे तो हम कहेंगे 4 एटीपी हैं। अभी एक और चीज आपको बता रही हूं, है ना, खत्म नहीं हुआ है अभी। अब आपने नेट एटीपी कितने लिए, तो आप कहोगे 2 एटीपी नेट है, जिसको आप लाभ कहते हो, है ना, लाभ कितना हुआ। अब एक और चीज सुनो, यहाँ पे सिर्फ एटीपी नहीं बन रहा है, यहाँ पे ये जो फॉस्फेट जुड़ता है ना, जब H3PO4, ये बहुत हाई एनर्जेटिक होता है, ये आता है तो ऐसे ही नहीं जाता, ये आपको दे के जाएगा NADH। क्या दे के जाएगा ये, NAD से क्या बनेगा, NADH, जिसको HH+ भी लिखते हैं, ये दे के जाएगा। और ये है ऊर्जा का खजाना, जितनी एटीपी आप इसमें बनाओगे उतनी एटीपी अकेला दे देगा आपको। ये NADH है, एक NADH कहाँ बन रहा है, ये देखो V हाइड्रोजनीकरण के अंदर बन रहा है, ठीक है। अब 4 एटीपी तो यहां मिल रहे हैं, एक हमको क्या मिल रहा है, NADH2, लेकिन ये एक NADH2 नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कितने मॉलिक्यूल आ गए हैं, 2 आ चुके हैं। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल के NADP मिलेंगे, 2, तो हमें कितने मिल रहे हैं, 2। अब एक बात अभी से सुन लो, एक NADH को तोड़ते हैं तो 3 एटीपी मिलते हैं। ये एटीपी ऐसे ही नहीं मिलते, इसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अभी एक आएगा इलेक्ट्रॉन प्रभाव, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला, जैसे कि कहां पे आई थी, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में पढ़ी थी ना हमने, ETS, यहां पे भी चलेगी। तो ये जो ETS है, इसमें जाके ये हमें मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलेंगे अभी। तो हमें कितने एटीपी मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल है, 1 से 3 मिलते हैं, तो टोटल 6, ठीक है, 6 ये। और नेट अगर हम देखें तो कितने एटीपी मिल रहे हैं हमें, 8 एटीपी मिल रहे हैं, किससे, ग्लाइकोलाइसिस से। ये भाई कैलकुलेशन ध्यान रखें, आगे फिर से कैलकुलेट करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस, समझे आप बात को भाई, 2 NADH है, एक NADH से 3 एटीपी मिलते हैं, तो 2 NADH से कितने एटीपी हो गए, 6 एटीपी, ठीक है। नेट एटीपी हमें कितने मिल रहे हैं, टोटल 4 मिल रहे हैं, लेकिन 2 का हमने खर्चा किया हुआ है, तो हमने कहा भाई 2 ही मिले हमें, तो 2 ये और 6 ये, कितने एटीपी हो गए, 8 एटीपी हुए। वैसे तो 10 मिल रहे हैं, लेकिन हम तो नेट की बात कर रहे हैं, है ना, फायदा कितना हुआ है हमें उसकी बात कर रहे हैं। तो 8 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस से मिलते हैं। एक और चीज सुनो, ये एटीपी तो हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं भाई, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ये डायरेक्ट मिल रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें ETS में जाना पड़ता है। अब ये ETS जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसका एक नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, आगे आने वाला है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि हमें इससे डायरेक्टली एटीपी नहीं मिलते, इसके लिए एटीपी पे जाना पड़ता है। तो ऐसा फॉस्फोरिलेशन, मतलब ऐसा एटीपी निर्माण जिसमें हमें ETS के थ्रू काम करना पड़े, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है, ETC, ETS जो भी है। ग्लाइकोलाइसिस समझ में आ गया, यही ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है। याद तो करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया उस ट्रिक से याद कर लो तो बहुत बढ़िया है। देखो कहाँ कहाँ निकल रहा है एटीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ देखो, जहाँ पे आपके नंबर बढ़ रहे हैं, 6 से 1 6 बन रहा है, मतलब ग्लूकोज जुड़ रहा है, मतलब फॉस्फेट जुड़ रहा है, जहाँ निकल रहा है वहाँ पे एटीपी निकालना पड़ेगा भाई, नंबर से पता चल जाएगा। यहाँ पे एटीपी जुड़ा तब 6 आया, इसमें और जुड़ा तब 1,6 आया, तो यहाँ एक एटीपी काम में आया। यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ा, देखो ये 3 था, इसके 1,3 बनाना है, मतलब एक फॉस्फेट जोड़ना है, तो ये फिर से NADH वाला प्रोग्राम हो जाएगा इधर।
इधर एक कम हो रहा है तो एटीपी निकल जाएगा, इधर वापस कुछ नहीं हो रहा और इधर वापस 2 से पायरुविक अम्ल बन रहा है, 2 वाला फॉस्फेट बाहर आ रहा है तो एटीपी वापस यहाँ बन जाएगा, है ना। इस तरह से याद करना पड़ेगा। नीचे वाले 5 स्टेप में देखो, पहले और तीसरे में एटीपी यूज हो रहा है, उसके बाद तोड़ने के बाद पहले में NADH यूज हो रहा है और सेकंड में ही एटीपी बन जाता है, उसके बाद 2 स्टेप में कुछ नहीं है और लास्ट वाले में एटीपी है। ठीक है, ये है ग्लाइकोलाइसिस की कहानी और आई होप आपको समझ आई हो। थोड़ा 1-2 बार इसको देखें, समझें और जो ट्रिक मैंने आपको याद करने के लिए बताई है उसी से याद होगा, ये रटने से तो वैसे भी नहीं होना है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए